हेलो स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हमने लिपिड्स वसा के विषय में पढ़ा था कि वसा क्या होती है, वसा का संगठन कैसे होता है। मैंने आपको बताया था कि वसा वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल से मिलकर बनी होती है। तो वसीय अम्ल कौन कौन से प्रकार के होते हैं ये हमने पिछली कक्षा में अध्ययन किया था। आज हम देखेंगे कि लिपिड्स वसा का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। लिपिड्स बेटा तीन प्रकार के होते हैं: सरल, सिंपल, यौगिक, जिन्हें अंग्रेजी में हम कंपाउंड कहते हैं। यौगिक या संयुक्त मतलब दो चीजों से मिलकर जो बने होंगे वो संयुक्त कहलाते हैं। और व्युत्पन्न या उद्भूत, जिसे अंग्रेजी में डिराइव्ड कहते हैं, मतलब वो किसी और चीज से बनते हैं, किसी और रसायनों की अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप बनते हैं, किसी और प्रोसेस में जो होते हैं उत्पन्न, उन्हें हम डिराइव्ड लिपिड्स कहते हैं। ये वर्गीकरण इसका लिपिड की पौष्टिकता के आधार पर किया गया है। अब देखिए, सबसे पहले है सरल लिपिड। सरल लिपिड जो है, ऊपर देखिए, ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल से मिलकर बने होते हैं। वसीय अम्ल क्या है? वसीय इस कैटेगरी में क्या आते हैं? वसा एवं तेल आते हैं। इन्हें ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं। और इसके निर्माण में ग्लिसरॉल का एक अणु और वसीय अम्ल के 3 अणु होते हैं। ये हमारे भोजन में 90 से 95% तक सरल लिपिड ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सरल लिपिड भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो कैटेगरी है वसा या तेल की, और दूसरी है मोम की। वसा या जो तेल होते हैं, ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे अपना घी जम जाता है, और इन्हें हम वसा कहते हैं। और जो द्रव अवस्था में रहते हैं उन्हें हम तेल कहते हैं। ये आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। घी वनस्पति घी भी होता है और देशी घी भी होता है, जो कि 20 डिग्री तापमान पर जम जाता है, और जो तेल होता है वो तरल रूप में ही रहता है। मोम जो होता है, ये वसीय अम्ल और मोनोहाइड्रिक और डाइहाइड्रिक अल्कोहल से मिलकर बने होते हैं। इसका अणुभार वसा और तेल से अधिक होता है। यह हमारे प्रयोग में नहीं आते हैं। दूसरे प्रकार के जो लिपिड है, दूसरी जो वर्गीकरण किया गया था, वो मैंने आपको बताया था, संयुक्त लिपिड कहते हैं उन्हें। संयुक्त लिपिड जो है वो वसा और उसके साथ में जब कोई और पदार्थ जो कि वसीय पदार्थ नहीं है, दोनों मिलकर जब एक यौगिक बनाते हैं, एक कंपाउंड बनाते हैं, तब वो संयुक्त लिपिड कहलाता है। अब इसमें जो वसा वाला भाग होता है, वसा क्या होती है बेटा? वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल। और अवसीय पदार्थ कोई भी कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ भी हो सकता है। संयुक्त लिपिड के जो विभिन्न प्रकार हैं वो है सल्फोलिपिड। सल्फोलिपिड क्या हो गया? जिसमें वसा है, कार्बोज है और सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सल्फो लेके लिपिड के साथ जोड़ दिया गया है। इसी तरह से ग्लाइकोलिपिड में क्या है? वसीय अम्ल है, कार्बोज है प्लस ग्लिसरॉल है। फॉस्फोलिपिड में क्या है? वसीय अम्ल है, ग्लिसरॉल है, फॉस्फोरिक अम्ल है और कुछ नाइट्रोजन युक्त क्षार होता है, तो वो कहलाता है फॉस्फोलिपिड। इसी तरह से वसा जब प्रोटीन के साथ मिलता है तब वो कहलाता है लाइपोप्रोटीन। तो जब भी कोई लिपिड शब्द या लाइपो शब्द दूसरे शब्द से जुड़ा हुआ है, तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि ये कोई संयुक्त लिपिड है, जिसने लिपिड के साथ मिलकर कुछ और चीज का निर्माण किया है, कोई और उसमें तत्व मिला हुआ है। उद्भूत लिपिड जो होते हैं, सरल लिपिड और संयुक्त लिपिड, दोनों मिलकर जब इनका जल अपघटन होता है, तब उससे जो बनता है वो उद्भूत लिपिड कहलाते हैं।
उदाहरण के लिए वसीय अम्ल, स्टीरॉयड हार्मोन, वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के आदि इसके उदाहरण है। ये आपको पीडीएफ नोट्स में बेटा मैं पूरा दूंगी, अभी केवल समझ लीजिए। चौथा प्रकार जो है वो है, अब आप कहेंगे जो मैंने पहला आपको जो चित्र बनाया था उसमें 3 ही वर्ग बताए थे, लेकिन बेटा स्टीरॉल को भी लिपिड्स की कैटेगरी में रखा गया है। रासायनिक रूप से ये वसा से संबंधित नहीं होते हैं, लेकिन क्योंकि इनके अंदर वसीय अम्ल और अल्कोहल उपस्थित होता है, इसलिए इन्हें इस कैटेगरी में रखा जाता है। और स्टीरॉल्स के अंतर्गत मुख्य रूप से 2 स्टीरॉइड्स आते हैं जो पोषण की दृष्टि से, हमारे पोषण विज्ञान की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये स्टीरॉल्स हैं कोलेस्ट्रॉल और एर्गोस्टीरॉल, है ना। कोलेस्ट्रॉल और एर्गोस्टीरॉल ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कोलेस्ट्रॉल का हमारे शरीर में बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। और एर्गोस्टीरॉल जो है ये दोनों विटामिन डी के निर्माण में भी बहुत सहायक होते हैं। और प्राप्ति के स्रोत के आधार पर इन्हें 3 श्रेणी में बांटा गया है। वो स्टीरॉल जो प्राणियों से मिलते हैं वो कोलेस्ट्रॉल की श्रेणी में आते हैं, जो वनस्पति से मिलते हैं उसे एर्गोस्टीरॉल कहते हैं। और मोल्ड या यीस्ट जिसको हम सामान्य बोलचाल की भाषा में कहते हैं फफूंदी वगैरह, उसके अंदर भी एर्गोस्टीरॉल उपस्थित होता है। ठीक है बच्चों, आपको वर्गीकरण में इतना ही ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। अब लिपिड के कार्य क्या क्या होते हैं, ये हमारे चैप्टर का बहुत महत्वपूर्ण भाग है, इसलिए आप इसको अच्छी तरह देखिएगा। सबसे पहली बात, लिपिड का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। बच्चों, मैं आपको लगातार बार बार बताती रहती हूँ, दोहराती रहती हूँ, जिससे आपको अच्छी तरह दिमाग में याद रहे हमेशा कि 1 ग्राम वसा से हमें 9 किलो कैलोरी मिलती है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि कौन सा पोषक तत्व सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है तो उसमें वसा होगी, है ना। तो जब भी वसा जो होती है हमारे शरीर के अंदर जाता है, जब ये ऊर्जा को संचित करने का कार्य भी ये वसा करता है। और इसके अलावा वसीय उत्तक के रूप में ये हमारी त्वचा के नीचे जमा हो जाता है। और जब भी हमारे शरीर के अंदर अतिरिक्त मात्रा में जितना भी ऊर्जा होती है वो सब वसीय उत्तक के रूप में जमा रहती है। और जब भी हमारे शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ये वसीय उत्तक घुलकर और हमें ऊर्जा देने का कार्य करता है। जब इनका वसा का अपघटन होता है तब ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो हमारे शरीर में ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत जो होता है ये वसा ही है। दूसरा इसका महत्वपूर्ण कार्य है शरीर में ऊर्जा का संग्रह करना। तो ये खाद्य भंडार, जैसे जो पौधे वगैरह होते हैं बेटा, उसके अंदर भी जो उसका जो फल होते हैं, जो बीज होते हैं, उसके अंदर उसका वसा का संग्रहण होता है। और भ्रूण के अंदर भी जो भी कोई प्राणी के भ्रूण होते हैं, तो देखिए जैसे अंडा है ना, अंडा एक उसका बीज ही है। और अंडे के अंदर जो बीज का भाग होता है जिसको हम कहते हैं एग योक, येलो भाग, तो उसके अंदर अंडे के अंदर जो भी वो होती है वसा, वो उसी भाग के अंदर संचयित रहती है। इसी प्रकार से हर एक बीज में, कोई भी जो बीज होता है उसके सेंटर पार्ट के अंदर वसा संग्रहित रहती है, जब जो कि उसके विकास के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता है वो उसी से मिलती है उसे। हमारे शरीर के अंदर अभी मैंने आपको बताया वसीय उत्तक के रूप में जो भी अतिरिक्त ऊर्जा है वो हमारे वसीय उत्तक के रूप में संग्रहित हो जाती है। वसा के छोटी छोटी कोशिकाएं बन जाती हैं और ये वसीय उत्तक जो होते हैं ये जमा होते हैं। हमारी त्वचा के नीचे भी यही जमा होते हैं। और हमारे शरीर में जहां भी मोटापा आपको दिखता है वहां पर ये चर्बी, जिसको हम कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, उस रूप में जमा रहती है। तो ये हमारा भंडार है, ऊर्जा का भंडार है। जब हमें आवश्यकता होगी तब हम इसका उपयोग
हो सकता है। फिर तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, ये विटामिन का अवशोषण। वसा में घुलनशील जो भी विटामिन होते हैं, ए, डी, ई और के, तो ये वसा में घुलनशील विटामिन के वाहक का कार्य करता है। और बहुत से ऐसे तेल और वसा का बहुत से ऐसे माध्यम होते हैं, स्रोत, जिनके अंदर ये विटामिन घुले हुए होते हैं। और वसा के बिना हम कितना भी ये चारों विटामिन का कितना भी ग्रहण कर ले अपने आहार में या दवाओं के माध्यम से भी ले ले, जब तक विटामिन अपने पास वसा नहीं होगी, आहार में वसा नहीं होगी, तब तक ये घुलेंगे नहीं और हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं होंगे। फिर आप देखिए कि आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन हो गया कि वसा रहित भोजन कीजिए अपना फिगर मेंटेन करने के लिए, लेकिन वसा के कुछ बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है हमारे शरीर में, वो सारे कार्य रुक जाएंगे। जैसे महत्वपूर्ण कार्य है कोशिका झिल्ली जो होती है बेटा, कोशिका आप लोगों को ध्यान होगा, आप लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, कोशिका का जो आवरण होता है, कोशिका की जो झिल्ली होती है, उसके अंदर लिपिड्स का महत्वपूर्ण संघटक होते हैं। और सोचिए अगर वो ही नहीं होगी तो कोशिका झिल्ली का निर्माण कैसे होगा। तो छोटे छोटे कार्यों के लिए हमें वसा की आवश्यकता होती है। अगला कार्य है ये ऊष्मारोधक है। ऊष्मारोधक कैसे है बेटा? त्वचा के नीचे जो है ये इसकी परत है, हमारे अधस्तवक त्वचा जो होती है, हमारी त्वचा का जो अंदर का स्तर होता है, उसमें थोड़ी सी वसा सब प्राणियों में होती है। अगर वसा नहीं होगी तो बिल्कुल हड्डियों से चिपका हुआ नजर आएगा अपने, है ना। तो जो गुदगुदापन हमें त्वचा के नीचे महसूस होता है बच्चों, ये वसा कोशिकाओं की वजह से ही होता है। और आप ये देखिए कि ये इस तरह से हमारे संरक्षण का कार्य भी करती है और हमारे शरीर की गर्मी को बनाए रखने, मतलब उसका इंसुलेटर का काम करती है, शरीर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती है, उसको मेंटेन करके रखती है, ना एक कुशन का कार्य करती है ये वसा कोशिकाएं हमारी त्वचा के नीचे जो लगी हुई है लगातार। तो ये ऊष्मारोधक है और हमारे संरक्षण का कार्य भी करती हैं। अगला महत्वपूर्ण कार्य है हार्मोन। जैसे हमारे बहुत से हार्मोन हमारे शरीर, जैसे अभी आपने पढ़ा था स्टीरॉल्स में, कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का स्टीरॉइड है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है ये हमारे हार्मोन, विटामिन डी और पित्त लवण के संश्लेषण में उपयोग में आता है। कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ जाता है तो रक्त नलिकाओं में जमकर हमारे शरीर को नुकसान भी पहुंचाता है, लेकिन कुछ मात्राओं में इसका उपस्थित होना अति आवश्यक है। पित्त लवण क्या होता है बच्चों? जो यकृत जो महत्वपूर्ण रस का उत्पादन करता है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण पित्त लवण है। ये पित्त जो होता है यही हमारे शरीर के अंदर वसा के पाचन के लिए अति आवश्यक होता है ना। इसके भी अभाव में हमारी शरीर में वसा का पाचन नहीं हो सकता है। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन एरिडोनिक अम्ल की वजह से ही उत्पन्न होता है। एराकिडोनिक अम्ल जो हमने वसीय अम्ल में पढ़ा था, ये एक प्रकार का वसीय अम्ल है, तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन उसी की वजह से उत्पन्न होता है। इसी तरह से थ्रोम्बोनेस प्लेटलेट्स द्वारा संश्लेषित। प्लेटलेट्स क्या होती हैं बेटा? हमारे शरीर के अंदर रक्त के अंदर 3 प्रकार की कणिकाएं होती है, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट, या इनको हिंदी में हम बिंबाणु कहते हैं। तो बिंबाणु इसका उत्पादन करती है और ये रक्त को बनाए रखने में, उसकी विस्कोसिटी बनाए रखने में हेल्प करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन जो है ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से ही उत्पन्न होता है और ये हमारे रक्त का थक्का बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रक्त का थक्का नहीं बने तो हमारा जीवन बड़ा मुश्किल है। अगर कहीं जरा सा कट लग गया और सोचिए अगर वो बहता रहे तो रक्त हमारे शरीर से निकल जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए रक्त का थक्का जमने बहुत आवश्यक है। इसके अलावा गर्भाशय का संकुचन, जो कि प्रसव के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, पेशियों के संकुचन आदि में भी ये हार्मोन काम करता है और ये सारे हार्मोन जो हैं ये वसा की वजह से ही बन पाते हैं। तो ये वसा का महत्वपूर्ण कार्य हार्मोन के उत्पादन में
मदद करना। इसके अलावा शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है, ये हम पिछले उसमें भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो है वो है प्रोटीन की बचत। प्रोटीन की बचत कैसे करता है? प्रोटीन का कार्य क्या है? निर्माणकारी कार्य है। लेकिन अगर वसा नहीं होगी तो प्रोटीन क्या कार्य करने लग जाएगा? वो ऊर्जा देने में व्यय हो जाएगा, और जो उसका महत्वपूर्ण कार्य है कि हमारे शरीर में निर्माणकारी गतिविधियां करना, वो सब उसका रुक जाएगा। और वसा में घुलनशील विटामिन के स्रोत जो हैं वो भी ये वसा ही है। जैसे विटामिन ए घी में मिलता है, मक्खन, दूध, मछली के तेल में मिलता है, विटामिन ई तेलों में मिलता है। फिर इसका एक कार्य ये भी है कि ये हमें हमारी काफी देर तक हमारी शुद्धाग्नि को शांत रखता है, मतलब हमारे को भूख नहीं लगने देता। हम जब वसायुक्त भोजन करते हैं तो उसको पचने में ज्यादा देर लगती है। अगर बिल्कुल भी वसा नहीं लेंगे हम भोजन में तो हमें जल्दी जल्दी भूख लगेगी, तो हम ज्यादा खाएंगे। समझ में आ रही है बात? तो थोड़ी मात्रा में इसका होना अति आवश्यक है, जिससे भोजन को पचने में समय लगे। क्योंकि जब वसा होती है हमारे भोजन के अंदर तो ये हमारे आमाशयिक स्राव को कम कर देती है, जिसकी वजह से भोजन देर से पचता है। फिर ये हमारे त्वचा के स्वास्थ्य और उसकी चमक के लिए भी बहुत आवश्यक है। इसमें पर्टिकुलरली लिनोलिक अम्ल जो होता है बेटा, अब आप देखिएगा जो आपकी क्रीम वगैरह ब्यूटी प्रोडक्ट्स आती हैं उसमें होता है लिनोलिक एसिड है इसके अंदर। तो ये आप आहार से ले लेंगे तो आपको बाहर से लेने की जरूरत नहीं होगी। फिर ये पाचन नली का स्नेहन भी करता है। हमारे पाचन नली के अंदर भोजन लगातार जो मूवमेंट करता रहता है, उसके लिए उसका चिकना होना बहुत आवश्यक है, जिससे आराम से फिसल के आगे बढ़ सके। तो ये पाचन नली के स्नेहन का कार्य भी करता है। फिर फॉस्फोलिपिड का संश्लेषण, ये एक संयुक्त लिपिड है, अभी हमने पढ़ा था। तो ये फॉस्फोलिपिड का संश्लेषण जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। किस लिए? मस्तिष्क के लिए, नाड़ी तंतु जो हमारी नर्व्स होती हैं उनके लिए, हमारे लिवर के लिए, इनके अंदर निर्माण कार्य करने के लिए फॉस्फोलिपिड होना आवश्यक है। इसके अलावा ये हमारी कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसे हमारे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, उसके अंदर भी फॉस्फोलिपिड्स का संश्लेषण होता है। तो ये फॉस्फोलिपिड का उपस्थित होना बहुत जरूरी है। फिर ये भोजन का परिमाण कम करने में सहायक है। मतलब आप अगर चिकनाई वाला भोजन लेंगे तो आप कम ही खा पाते हैं, आपको भी मालूम है। इसके विपरीत अगर बिल्कुल आपने वसा हटा दिया तो आपको ज्यादा मात्रा में भोजन का सेवन करना पड़ेगा। तो ये भोजन का परिमाण को कम करता है। फिर भोजन का स्वाद बढ़ाता है। जैसे उबला हुआ खाना, बिना घी तेल का खाना कितना कठिन होता है ये आप भी जानते हैं। हमारी सब्जी है, रोटी है, सबके ऊपर हमें थोड़ा बहुत वसा चाहिए। और ये बहुत शरीर के महत्वपूर्ण उत्पादों के निर्माण में, जैसे कोलेस्ट्रॉल जो होता है, ये एड्रिनोकॉर्टिकल हार्मोन, स्टीरॉइड सेक्स हार्मोन भी कोलेस्ट्रॉल से बनता है। पित्त लवण और प्रोविटामिन डी और एर्गोस्टेरॉल का मुख्य घटक होता है। अब हम देखेंगे लिपिड या वसा के आहार्य स्रोत क्या है, मतलब कौन कौन से भोजन से हमें मिलता है। तो ये मैंने आपको तीनों प्रकार की बता दी है बेटा। संतृप्त वसा जो है वो मक्खन, घी, वनस्पति घी, नारियल, ताड़ का तेल, ये है। ठोस नजर आने वाले जो हाइड्रोजनेटेड वनस्पति घी होता है, इसमें बेटा ट्रांस फैट एसिड ज्यादा होते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है। जब हम बहुत छोटे थे बच्चों, तब ये डालडा या वनस्पति का प्रचलन बहुत बढ़ गया था। और बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट, जब मैं बीएससी होम साइंस के सेकंड ईयर में थी तब मैंने भी ये चैप्टर पढ़ा था, और हमारी मैम ने बताया था कि वनस्पति घी जो है ये बड़ा नुकसानदेह होता है हमारे शरीर के लिए। हाइड्रोजनेटेड फैट जो होता है बहुत नुकसानदेह होता है। तभी मैंने मेरे घर में जाकर ऐलान कर दिया था कि अब हमारे घर में वनस्पति घी कभी नहीं आएगा। किसी जमाने में माँ वगैरह जो होते हैं पूड़ियां बनाती थी तो वो घी वनस्पति घी में बनाया करती थी, और मैंने वो बंद करवा दिया। यही मैं आप लोग पढ़ रहे हैं, जो कुछ पढ़ते हैं वो घर में जाकर उसको बेटा अप्लाई भी करना चाहिए, तभी पढ़ाई करने का फायदा है। तो वनस्पति घी बिल्कुल हानिकारक होता है, उसमें कोई फायदा नहीं होता, इसलिए उसको प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसकी जगह तेल का प्रयोग कर लीजिए। और
तेल भी फिल्टर्ड रूप में जो होते हैं बेटा, नॉर्मल जो तेल होते हैं अपने घानी के जो तेल होते हैं सबसे अच्छे होते हैं, चाहे वो मूंगफली का तेल हो, चाहे वो सरसों का तेल हो, चाहे वो सनफ्लावर का ऑयल हो, कोई भी तेल आप यूज कर सकते हैं, वो बेहतर है। और घी अगर है तो बहुत अच्छा है। और संतृप्त वसा नुकसानदेह होती है। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल भी दो प्रकार का होता है, एक LDL कहलाता है, लो डेंसिटी लिपिड, ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। और एक होता है HDL, हाई डेंसिटी लिपिड। तो ये जो होता है संतृप्त वसा जो होती है ये LDL को बढ़ाता है, इसलिए संतृप्त वसा का हमें सीमित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। घी मक्खन भी हमें सीमित मात्रा में लेना चाहिए, ठीक है ना। एकल असंतृप्त वसा का प्रमुख स्रोत है मूंगफली, सरसों और जैतून के तेल। ये सब हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। और सबसे अच्छे जो होते हैं वो है बहु असंतृप्त वसा, पूफा, जिसको हम कहते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ये हमें मिलता है करडी, सूरजमुखी का तेल, सोयामुखी बीन का तेल और मकई के तेलों में। तो ये बहु असंतृप्त सबसे श्रेष्ठ श्रेणी होती है हमारे आहार के लिए। तो ये वसा के स्रोत का मैंने आपको एक चित्र दिखाया है। चित्र के माध्यम से मुझे लगता है आपको दिमाग में ज्यादा देर तक रिटेन रहता है कि क्या क्या स्रोत है। इस चित्र को फिट कर लीजिए तो आपको ध्यान रहेगा। अब क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है तो बेटा अब शेष जो भाग बचा है इस चैप्टर का वो मैं अगले वीडियो में कवर करूंगी। आप लोग ये वीडियो देखिए, समझिए, मैं आपको जो PDF नोट्स शेयर कर रही हूँ उन नोट्स को पढ़िए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझे WhatsApp पे मैसेज दे सकते हैं। वीडियो देखने के बाद में आप नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर अपना नाम और कक्षा सेक्शन जरूर बता दीजिए, जिससे मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर दूं। और इसके अतिरिक्त जो चैनल है उसे जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस की सूचना तुरंत मिल जाएगी। ओके बच्चों, बाय।